दिल्ली में बीजेपी के संगठन महामंत्रियों की मीटिंग शुरू हो गई है। इसमें आगामी चुनावों को लेकर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होगी। वहीं योगी भी इस वक्त एक्शन मोड में है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मीटिंग बुलाई, मुरादाबाद बरेली मंडल के नेताओं से मुलाकात की, प्रत्याशियों से मिलकर हार की वजह पूछी। वहीं अखिलेश यादव दूसरी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने उन सांसदों को संसद में फ्रंट पर भेजने का काम किया जो चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। योगी के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार हो गया है। योगी इसमें फंसेंगे या बचेंगे, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ गए हैं? लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। क्या दिल्ली से लखनऊ तक योगी विरोधी एक साथ आ गए? News that Uttar Pradesh have the highest number of cases of atrocities against Dalit, yes, followed by Rajasthan. क्या यूपी की स्क्रिप्ट दिल्ली में तैयार हो रही है? कि महसूस हो रहा है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। दुनिया में कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही मुहाफिज है। माननीय सदस्य थोड़ा। योगी के खिलाफ विरोधी चक्रव्यूह बिछा रहे हैं। योगी को घेरने की तैयारी हो रही है। विपक्ष हमला कर रहा है तो अपने भी मुश्किल बढ़ाने में पीछे नहीं है। लेकिन इस बीच योगी क्या कर रहे हैं? जवाब है, योगी यूपी का लॉ एंड ऑर्डर सुधार रहे हैं। 2027 की तैयारी कर रहे हैं। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की प्लानिंग बना रहे हैं। विरोधियों के सेट किए नैरेटिव के बीच योगी फुल कॉन्फिडेंस से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कैसे, ये भी समझिए। पिछले 2 दिनों में योगी 40 विधायकों और मंत्रियों से मिल चुके हैं। मंगलवार को योगी ने 11 विधायकों से मुलाकात की। आज बरेली मंडल के 20 विधायकों के अलावा यूपी के अलग अलग विधानसभा सीटों के प्रतिनिधियों से मिले। योगी एक एक सीट का फीडबैक ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हार की वजहों को दूर कर रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती है 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव। ये इलेक्शन बीजेपी से ज्यादा योगी का लिटमस टेस्ट है। दूसरी चुनौती है कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी दूर करना और उन्हें फिर से एक्टिव करना। योगी के सामने तीसरा टास्क विपक्ष के बनाए संविधान और आरक्षण विरोधी नैरेटिव को दूर करना है। योगी आदित्यनाथ तीनों फ्रंट पर एक साथ काम कर रहे हैं। जनता दरबार में योगी आम जनता की परेशानी दूर कर रहे हैं। जो बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हैं, उनकी नाराजगी को एड्रेस कर रहे हैं। जो अधिकारी विधायकों की नहीं सुन रहे, जनता की अनदेखी कर रहे हैं, उन पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद वाराणसी जलकल के महाप्रबंधक का ट्रांसफर किया गया। चित्रकूट में सरकारी आदेश की अनदेखी के आरोप में संभागीय निरीक्षक का निलंबन हुआ। बांदा, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर के एडीएम से जवाब मांगा गया है। 3 तहसीलों में तैनात एसडीएम से भी 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ अश्विनी कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। योगी के एक्शन का खौफ इतना है कि बुलंदशहर के विधायक प्रदीप चौधरी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी तो डीएम की सफाई बिना देर किए आ गई। शहर में जो माननीय विधायक जी ने अवैध कब्जे की बात कही है, उसके संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व की अध्यक्षता में एक टीम गठित की हुई है, जिसमें उप जिलाधिकारी सदर, एक्सीएन इरिगेशन, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, ईओ नगर पालिका आदि शामिल हैं। पोल्यूशन के लोग भी शामिल हैं। उसकी नपत कराई जा रही है। जो भी यदि कोई अवैध कब्जा पाया जाएगा तो निश्चित ही विधि अनुसार उसको हटवाया जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की एक वजह कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी मानी गई। अब योगी सरकार इस कमी को दूर करने जा रही है। संगठन की मजबूती पर ध्यान दिया जा रहा है। यूपी में जितने निगम और आयोग के पोस्ट खाली हैं, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को सेट करने की तैयारी है। इसकी लिस्ट भी लगभग तैयार है। योगी और उसके बाद दिल्ली की मंजूरी के बाद इस पर फाइनल मुहर लग जाएगी।
पहले फेज में 50 के करीब कार्यकर्ताओं को निगम और आयोगों की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये सारी पोस्टिंग विधानसभा उपचुनाव के पहले ही कर ली जाएगी। दरअसल यूपी सरकार के कई आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के करीब 100 से ज्यादा पद खाली हैं। इन्हीं जगहों पर कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने की प्लानिंग बनाई गई है। राजनीति में हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने की उम्मीद रखता है कि हम किसी निगम के सदस्य बन जाएं, किसी विभाग के सदस्य बन जाएं, आयोग के बन जाएं। तो हर व्यक्ति उम्मीद करता है, तो वो उसी हिसाब से मेहनत करता है। तो ऐसा होता है तो निश्चित है कि कार्यकर्ता और नेताओं में जोश चढ़ेगा, काम गति मिलेगी। योगी के सामने दूसरा चैलेंज है उपचुनाव। जिन 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, उसमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, तो 5 पर बीजेपी और उसके सहयोगियों का कब्जा है। 10 सीटों के लिए 30 मंत्रियों की टीम बनाई गई है। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ की राह आसान नहीं है। जो भी पार्टी 5 से ज्यादा सीट जीतेगी, उसे विनर माना जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव का डेंट खत्म करने के लिए टीम योगी को 6 से भी ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। आंकड़ा 7 या 8 तक पहुंचाना होगा। लेकिन ये कैसे होगा? 10 में से 5 सीटें ऐसी है जहां अखिलेश की पार्टी बेहद मजबूत है। मुरादाबाद की कुंदर की सीट बीजेपी सिर्फ 1993 में जीत पाई। 65% मुस्लिम वोटर इस सीट को समाजवादी पार्टी के लिए आसान बना देते हैं। वहीं यादव बाहुल्य करहल सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद विधायक थे। इस सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। कानपुर की सीसामऊ सीट भी समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में से एक है। यहाँ से इरफान सोलंकी कई बार विधायक रहे। इस बार भी सपा उन्हीं के परिवार से किसी एक को टिकट दे सकती है। अब बात अंबेडकर नगर में पड़ने वाली कटहरी सीट की। यहाँ से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा विधायक थे, जो फिलहाल संसद पहुँच चुके हैं। यहाँ भी बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। बीजेपी के लिए सबसे जरूरी सीट है मिल्कीपुर की सीट। अयोध्या में आने वाली सीट पर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे। फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी हार गई, लेकिन दलित बहुल मिल्कीपुर जीतकर वो समाजवादी पार्टी के नैरेटिव को तोड़ना चाहती है। निश्चित रूप से विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया था, उसके जवाब दिए जाएंगे। उसने नैरेटिव सेट किया था उसके, और जिस तरीके से हम लोगों ने आजमगढ़ और रामपुर जीता, वैसे हम लोग चुनाव भी जीतेंगे और बेहतर परिणाम आएगा। लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान वाला नैरेटिव समाजवादी पार्टी के लिए काम कर गया, लेकिन उपचुनाव में ये मुद्दा बने मुश्किल लगता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आरक्षण या संविधान वाला मुद्दा प्रासंगिक ही नहीं, और 4 जून के बाद से ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जिसे विपक्ष मुद्दा बना सके। योगी आदित्यनाथ के लिए उपचुनाव में जीत हासिल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर बीजेपी ज्यादा सीटें जीतती है तो क्लियर मैसेज जाएगा कि यूपी में योगी की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है और योगी के नाम पर यूपी में अभी भी वोट मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी में योगी ही एक्टिव हैं। सरकार में उनके डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य सुपर एक्टिव है। केशव प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं, ये उनकी टाइमलाइन से समझिए। केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले 3 दिनों में जितने नेताओं से मुलाकात की, उसमें 90% नेता पिछड़े और दलित हैं। केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से दिल्ली का टूर कर रहे हैं। योगी की बैठकों से लगातार दूर हैं और पार्टी के सहयोगी दलों, मंत्रियों और नेताओं से मिल रहे हैं। इस लिस्ट में ओम प्रकाश राजभर भी हैं, जो कई बार योगी सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठा चुके हैं, और संजय निषाद भी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब मुलाकात हुई है डॉक्टर संजय निषाद से, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और योगी सरकार में मंत्री भी। मुलाकात हुई केशव जी से, क्या बात? मुलाकात तो हमेशा होती रही है, तो ऐसा तो नहीं कभी पूछा गया कि उस समय मुलाकात हो गई। ये देखिए, अनौपचारिक मुलाकातें हमसे होती रहती, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नड्डा साहब हो, चाहे मंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो। ये हम लोग सहयोगी दल हैं, हम लोग
एक साथ मिलकर काम करते हैं, वो सब अनुभवी नेता हैं, तो अनुभव तो लेना ही पड़ेगा। किसी को सफलता प्राप्त करना है तो जो सफल अनुभवी नेता होता है उसके साथ है। चुनाव है 10 सीटों का, उस पर कैसे हम लोग पिछली असफलता के कारण है, कहीं जो कि विपक्ष को आंशिक सफलता मिल गई, हम लोग थोड़ा नुकसान पहुंचाए, तो आगे नुकसान ना हो उसके लिए तो चर्चा होनी पड़ेगी ना। ऑलरेडी डिप्टी सीएम ने बीजेपी ओबीसी मोर्चा की भी बैठक बुलाई, कार्यकर्ताओं से मिले, लेकिन लगातार ओबीसी नेताओं से मुलाकात के पीछे उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? केशव प्रसाद मौर्य शक्ति प्रदर्शन कर किसे मैसेज दे रहे हैं? सीएम योगी से उनकी दूरी की अटकलों ने तूल पकड़ा तो समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य का वेलकम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखिए और समझिए। हालांकि बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां इसे समाजवादी पार्टी का स्टंट बता रही हैं। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक बीजेपी में सब ऑल इज वेल है। देखिए, ये विपक्ष का सगुफा है, ऑल इज वेल। पिछले कार्यकाल में मैं भी मिनिस्टर था, मैं छोड़ के चला गया, लेकिन विधायक रहा। 5 साल यही मैं सुनता रहा, कल मुख्यमंत्री हटा दिए जाएंगे, परसों हटा दिए जाएंगे, दिल्ली वाले नहीं चाहते हैं, यूपी वाले में टना है खूब। ये खबरें 5 साल चली और 5 साल सरकार चली। फिर दूसरे कार्यकाल में फिर वही आवाज जो 5 साल के कार्यकाल में, पिछले पूर्व के कार्यकाल में, तो फिर वही आवाज शुरू हो गई है कि दिल्ली वाले ना खुश हैं, यहाँ खुश हैं, वो वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। योगी के खिलाफ लखनऊ से बड़ा चक्रव्यूह दिल्ली में तैयार किया जा रहा है। इस पॉलिटिकल फाइट के मास्टरमाइंड है अखिलेश यादव। खुद मोर्चे में सबसे पीछे हैं। हमले की कमान पिछड़े और दलित नेताओं को सौंपी गई है। अखिलेश यादव देश की संसद से पीडीए का फॉर्मूला और मजबूत कर रहे हैं। आज संसद की कार्रवाई देखिए और अखिलेश यादव के स्ट्रेटेजी को समझिए। आज संसद में अखिलेश नहीं थे, डिम्पल भी नहीं थी, लेकिन उनका पीडीए मौजूद था। आज संसद में दरोगा सरोज, लालजी वर्मा, धर्मेंद्र यादव, राजीव राय, वीरेंद्र सिंह, आनंद भदौरिया, जियाउर रहमान बर्क और मोहिबुल्ला नदवी बोले। यानी संसद में सपा ने दलित, पिछड़े, राजपूत, भूमिहार और मुस्लिम सांसद को बोलने का मौका दिया। अपना पीडीए कॉम्बिनेशन एक साथ पेश कर दिया। संसद में आज सांसदों को 2-2 मिनट बोलने का मौका मिला था। टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी को अपना पूरा टाइम दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने किसी एक को आगे नहीं किया, बल्कि अपने पीडीए फॉर्मूले को पेश कर दिया। जिसको भी बोलने का मौका मिला, उन्होंने पीडीए वाली पॉलिटिक्स की। संसद से मोदी सरकार को घेरा तो यूपी की योगी सरकार को भी। सपा सांसदों ने रोजगार, आरक्षण, जाति जनगणना, किसान, दलित और मुसलमान का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने देश की राजधानी से 2024 वाले नैरेटिव को आगे बढ़ाया, तो पार्टी को नेशनल लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए उसका ब्लूप्रिंट भी दिखाया। सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को बढ़ाने वाला ये बजट है। जाति जनगणना का कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण है उसको पूरा करने के लिए बैकलॉग के आधार पर भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है। अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन को पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है। इसके साथ साथ मान्यवर किसान के जो समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी का उल्लेख नहीं। हमारे यहाँ दलित और मुसलमान लोगों के घरों को चिन्हित करके एक 400 मीटर में लगातार बुलडोजर का काम हो रहा है। हाई कोर्ट का उल्लंघन हो रहा है। लिखित हम लोग पीड़ा ये है कि हम 3-3 सांसद और 5-5 विधायक और पदाधिकारियों के साथ हम गए डेलीगेशन लेकर, कोई अधिकारी घटनास्थल पर आया नहीं, एक सिपाही तक नहीं आया। आप इधर, अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। चलो, स्वामीनाथन जी की आपने नहीं मानी। नौजवानों से कह दिया गया हर साल 2 करोड़ रोजगार। मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? अफसोस की बात है इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे संबल मुरादाबाद में भी कि उस जुलूस को मनाने में अड़चन पैदा की गई। एक तानाशाह आदेश जारी किया गया
कि उस जुलूस को आप परंपरागत तरीके से नहीं मना सकते और संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, कुंदरकी, बिलारी, असबुली और चंदोसी के अंदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो उत्पीड़न पैदा किया, बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, उन्होंने लोगों को धमका करके उसकी हाइट को कम करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव दिल्ली में बैठकर 2027 के विधानसभा चुनाव और आगे होने वाले विधानसभा उपचुनाव की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं और बड़े ही तरीके से कर रहे हैं। अखिलेश की बदली पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की वजह से योगी को 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। योगी को 27 के लिए अपनों को भी साथ कर रखना है और 10 के दंगल के लिए फील्डिंग भी सेट करनी है।